हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं हमने। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार बर्दी मुहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट हुए हैं। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? ये गुरबांगुली बर्दिमुहमेदोव का स्थान लेने वाले हैं। चलिए तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में हम तुर्कमेनिस्तान इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है यह है अशगाबाद, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो करेंसी है यह है तुर्कमेनिस्तान मन्नत, इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? सरदार बर्दी मुहम्मदोव यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। चलिए यहाँ पे नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी हुए हैं। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो ये कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक बने हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो ये बनी है कैटलीन नोवाक बनी है। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं यून सुक ईयोल बने हैं। मार्टिन बोर्डस्कॉप किस देश के नए जो डिफेंस मिनिस्टर है ये बने हैं? तो ये बने हैं डेनमार्क के। होंडुरास की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ये कौन बनी है? ये बनी है शियोमारा कास्त्रो बनी है। तो ये याद रखिएगा आप। और तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? सरदार बर्दी मुहम्मदोव नए प्रेसिडेंट के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। और कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पे रहे हैं। ये भी फेरारी के ड्राइवर है और ये स्पेन से है। और जबकि जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के हैं। और इन्होंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम इनके बारे में डिटेल से बात करें तो चार्ल्स लेक्लर जो फेरारी के ड्राइवर है और ये मोनाको के हैं। इन्होंने बहरीन के पश्चिम में एक मोटर रेसिंग सर्किट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है ये जीता है। और कार्लोस सैंज जूनियर जो फेरारी के ही ड्राइवर है और स्पेन के हैं, ये सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। जबकि जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये थर्ड पोजीशन पे यहाँ इस रेस के अंदर रहे हैं। और ये 2022 की पहली फॉर्मूला 1 रेस थी। चलिए टॉप 5 टाइटल विनर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। Who become the youngest player in the world to win the Rio Open Tennis ATP 500 टाइटल? तो ये किसे मिला है? ये मिला है कार्लोस अल्काराज को मिला है। Who has won the title of football tournament FIFA Club World Cup 2021? तो ये जो टाइटल मिला है ये मिला है चेल्सी इंग्लिश क्लब को मिला है। Who has won the tennis tournament अर्जेंटीना ओपन 2022? तो ये किसे मिला है? ये मिला है कैस्पर रूड को। Who has won the title of men's category in the National Senior Volleyball Championship 2021-22? तो ये मिला है हरियाणा को। Who has won the title of Under 19 Cricket World Cup 2022? तो ये मिला है इंडिया, इसके अंदर जो है विनिंग टीम के अंदर रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, when is the International Day 2022 for the elimination of racial discrimination observed? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो नस्लीय भेदभाव के जो नेगेटिव रिजल्ट है इसके बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाया जाता है।
और इस बार की थीम रखी गई है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज इस बार की थीम है। और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 21 मार्च को, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने 1960 में रंग भेद पास कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलाकर 69 लोगों को मार डाला था। और जो है 1979 में महासभा ने दशक की दूसरी छमाही के दौरान जातिवाद और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई के लिए गतिविधियों का एक कार्यक्रम अपनाया। और उस अवसर पर महासभा ने फैसला किया कि 21 मार्च से शुरू होने वाले नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता का एक सप्ताह हर साल सभी राज्यों में आयोजित किया जाएगा। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। टॉप डेज हमने क्या क्या मनाया है इस मंथ में, तो ये हमने मनाया है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को मनाया है हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे मनाया है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया है। 7 मार्च को जनौषधि डे के रूप में हमने मनाया है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया है और 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी, एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं जय शाह बन गए हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का जो कार्यकाल है ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और जय शाह 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव भी है। और शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह एसीसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। चलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, अमिताभ चौधरी है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 सितंबर 1983 के अंदर। और इसकी मेंबरशिप कितनी है, 25 एसोसिएशन इससे जुड़े हुए हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तो ये कौन बने हैं, नेविल सांघवी बने हैं। द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये बने हैं चंचल कुमार। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया, तो ये बने हैं इसके नए चेयरमैन प्रदीप शाह बने हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, तो ये बने हैं दिलीप संघानी बने हैं। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, तो ये बने हैं विक्रम देव दत्त। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो स्टार्टेड, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है नॉर्वे के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हर दूसरे साल ये नॉर्वे के अंदर ही ये जो एक्सरसाइज है ये आयोजित होती है। और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य जो एक्सरसाइज है जिसका क्या नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स, इसका ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये 1 अप्रैल तक चलने वाला है। अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। और कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक एक्सरसाइज है जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। और 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक अभ्यास के 2022 संस्करण में भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 220 इसके अंदर एयरक्राफ्ट और 50 से अधिक जो है शिप्स इसके अंदर इंक्लूड है। और ये 1980 के दशक के बाद से नॉर्वे के अंदर किया जा रहा है और सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स ये एक्सरसाइज है। चलिए नाटो के बारे में हम जान लेते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स के अंदर मिलेंगे और इसका जो जनरल सेक्रेटरी है ये कौन है, तो जनरल सेक्रेटरी इसके हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इसके जनरल सेक्रेटरी है। और हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो अभी
जो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नाम से ये भी नाटो के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था ये एक्सरसाइज। 6 नंबर क्वेश्चन है, एनएमडीसी हैज टाइड अप विथ विच आईआईटी फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है आईआईटी खड़गपुर के साथ में। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी लिमिटेड ने आईआईटी खड़गपुर के साथ में ड्रोन बेस्ड जो खनिज अनुसंधान के लिए एक एमओयू पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और राष्ट्रीय खनन और विकास निगम तकनीकी नवाचार और इसके अन्वेषण और खनन डेटाबेस के डिजिटलीकरण पर तेजी से निर्भर है। भारत सरकार ने ड्रोन के उपयोग और संचालन को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए ये जो है पहला कदम उठाया है, जो अब कृषि, शहरी नियोजन, वानिकी, खनन, आपदा प्रबंधन, निगरानी और परिवहन अन्य उद्योगों में ये कार्यरत है। और एनएमडीसी और आईआईटी खड़गपुर ड्रोन खनन अन्वेषण के लिए स्पेक्ट्रम उत्पाद, कार्यप्रणाली और एल्गोरिदम बनाने के लिए ये सहयोग करेंगे। और भारत में पहली बार एनएमडीसी द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल अध्ययन किया जाएगा। तो ये कौन किसके साथ में हुआ है? एनएमडीसी का आईआईटी खड़गपुर के साथ में ये जो एमओयू है ये साइन हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश रैना को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। और मालदीव सरकार ने रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए ये जो सम्मान है ये दिया है। और रैना को 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ में नामांकित किया गया था, जिसमें रियल मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी रॉबर्टा कार्लोस, जमैका के धावक अस्फा पवेल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर सनत जयसूर्या और डच फुटबॉल के दिग्गज एडगर डेविडस इसके अंदर शामिल थे। और चलिए टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड पद्म श्री अवार्ड। तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को मिला है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। तो ये दिया गया है शिंजे आबो को दिया गया है। विच पर्सन हैज बीन ऑनर्ड बाय पाकिस्तान विद इट्स सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल ए पाकिस्तान। तो ये किसे दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। विद एक्ट्रेसेस हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो ये दिया गया है सुष्मिता सेन को। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। सुरेश रैना की बायोग्राफी का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स टू नॉन इंटरेस्ट यूजर्स। गैर इंटरनेट उपभोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल कंपनी ने भारत गैस के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर ये काम कर रही है। और जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है वे इस जो फैसिलिटीज है इसका यूज करके सिलेंडर बुक करने और यूपीआई 123 पे सिस्टम के माध्यम से भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। और ग्रामीण भारत में लगभग 4 करोड़ भारत गैस ग्राहक इस विकल्प के कार्यान्वयन से लाभान्वित होने वाले हैं। और पिछले हफ्ते आरबीआई गवर्नर द्वारा यूपीआई 123 पे के लॉन्च की घोषणा के बाद बीपीसीएल उपभोगकर्ताओं को अपनी सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी बन जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला स्टार्टेड। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फरीदाबाद के अंदर, ये हरियाणा के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के
सूरजकुंड में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है। और ये जो कार्यक्रम है ये सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये जो मेला है ये 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। और ये पूरे भारत के कारीगरों को अपनी प्रतिभा और भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में ये हो रहा है। और जो मेले का आयोजन है ये पहली बार कब हुआ था? ये हुआ था 1987 के अंदर, और कोविड-19 महामारी के कारण 2021 के अंदर इसका आयोजन नहीं हो पाया था। हरियाणा से रिलेटेड बात हो रही है, तो हरियाणा के बारे में हम बात करें तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष यहाँ पे अपॉइंट किया है। और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल जो रोजगार निगम वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? तो ये प्रशांत कुमार बने हैं। मेरा पानी मेरी विरासत जो है ये भी यहाँ पे शुरू है, ये योजना भी। और हवाई टैक्सी सेवा भी यहाँ पे शुरू हुई है। और हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेटेड द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स? रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर, कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। और अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स को 45 दिनों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन हाउस हाइब्रिड जो टेक्निक है इसको यूज करके इसको बनाया गया है, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल और जो पूर्व इंजीनियर और प्रीकास्ट जो तरीके हैं इसके अंदर इंक्लूड है। और इस तकनीक को डीआरडीओ ने मेंबर्स लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से इसको डेवलप किया था। और ये एफसीएस फैसिलिटी एडीई बेंगलुरु को लड़ाकू विमानों के लिए एवियोनिक्स और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के लिए एएफसी के विकास के लिए अपने अनुसंधान और विकास कार्यों में मदद मिलने वाली है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एन बीरेन सिंह। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर जो भारत है ये रहा है 136वीं पोजीशन पे। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है तेलंगाना बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राजेश गोपीनाथ बन गए हैं। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को ये मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये की गई है जापान के द्वारा। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सोली सोराब जी की जीवन सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है अभिनव चंद्र चूड़ के द्वारा लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है अपना 83 नंबर का जो स्थापना दिवस है ये मनाया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंगा से किस नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ये जाने वाला है ब्रह्मपुत्र। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बन गया है गाजियाबाद बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है शियोमारा कास्त्रो बनी है। 21 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।